कहानी की शुरुआत होती है हांगकांग के एक बहुत बड़े शहर से, जहां एक विशाल सुनामी आ जाती है। और ये हांगकांग की हिस्ट्री की सबसे भयानक सुनामी थी। ये इतनी ज्यादा डरावनी थी कि समंदर का पानी आकर पूरे शहर को निगल लेता है, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे जाते हैं और वहां के रास्ते, घर बाड़ी सब कुछ एकदम मिट्टी में मिल जाते हैं। हालांकि जो लोग सुनामी से बच पाए थे वो सब मिलकर अपनी जान बचाने के लिए सेफ जगहों पर छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुनामी का बहाव इतना तेज था कि वो पूरे शहर को ही पानी के नीचे ले जाता है। और पानी की शिद्दत वहां इतनी बढ़ जाती है कि शहर की सड़कों के साथ साथ हर एक बिल्डिंग पानी में डूब जाती है। सिर्फ एक ही बिल्डिंग ऐसी थी जो काफी ऊंची होने की वजह से पानी की लहरें उसे डुबा नहीं पाती, जिसकी वजह से जिन लोगों ने उस बिल्डिंग में पनाह ली थी सिर्फ वही बच पाए थे। अब देखा जाता है कि ये सुनामी और भी भयानक रूप ले लेती है और पल भर में ही पूरे हांगकांग शहर को खत्म कर देती है। इस हादसे के करीब 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ हमें मिसुन नाम की एक लड़की देखने को मिलती है। मिसुन अब तक सोकर वही डरावने सपने देख रही थी जो 5 साल पहले उनकी लाइफ में घटे थे। आज भी मिसुन उस भयानक सुनामी की बात भूल नहीं पाई है, इसलिए कभी कभी वो उस सुनामी का सपना देखकर चौंक उठती है। लेकिन इन 5 सालों में उसने बहुत कोशिश की है कि उन डरावनी यादों को अपने मन से मिटाकर हर दिन की शुरुआत एक नए तरीके से करे। फिर भी आज भी वो खौफ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। मिसुन यहाँ एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में रहती है जो लगभग बर्बाद ही हो चुकी है और दूसरी बिल्डिंग्स के मुकाबले ये थोड़ी बेहतर हालत में है। मिसुन काफी टाइम से इसी बिल्डिंग में रह रही है, लेकिन उसके साथ यहाँ कोई नहीं था। वो यहाँ अकेली रहती है। सर्वाइव करने के लिए उसके पास जो खाना है उसे दुश्मनों से बचाने के लिए वो बिल्डिंग के कूड़े के ढेर का इस्तेमाल करती है। मतलब वो खाने को कचरे के ढेर में छुपा कर रखती है ताकि कोई गलती से भी समझ न पाए कि यहाँ खाना हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ के हालात इतने खराब हैं कि शहर में खाने की बहुत कमी है। मिसुन जहाँ रहती है वहाँ आसपास कहीं भी पीने लायक पानी नहीं मिलता, इसलिए उसने आसपास की जगहों से जितने भी बॉटल, कैन और ढक्कन वाले बर्तन मिले उन सबको इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि जब बारिश का टाइम आता है तो वो उन बॉटल्स में पानी स्टोर कर लेती है और वही पानी वो साल भर पीती है। उसने उस बिल्डिंग की छत पर भी पानी रखने की एक सीक्रेट जगह बना रखी है। अब दूरबीन से आसपास चेक करते वक्त मिसुन को रास्ते में जमा पानी के अंदर एक बॉक्स दिखाई देता है। वो फौरन अपने रूम में वापस आती है और अपनी खिड़की के पास एक हुक सेट करती है। असल में उसने सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा है ताकि बाहर कोई भी जरूरी चीज दिखने पर वो उसे हासिल कर सके। क्योंकि इस बिल्डिंग का लगभग आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, इसलिए वो चाहकर भी बाहर जाकर कुछ ला नहीं सकती। उसने अपने इस हुक के आगे एक चाकू सेट कर रखा है। अब अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो जैसे ही हुक को शूट करती है, चाकू सीधा जाकर उस बॉक्स में घुस जाता है। मिसुन उस बॉक्स को खींचकर अपने पास लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी मिसुन को एहसास होता है कि पानी के नीचे से कोई चीज उसके बॉक्स को खींच रही है। जब उस बॉक्स को बहुत जोर से झटका दिया जाता है तो मिसुन खिड़की से टकरा जाती है। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉक्स को खींचना जारी रखती है। मिसुन को समझ आ रहा था कि कोई पावरफुल जानवर शायद बॉक्स को खींच रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक जोरदार झटका दिया, जिससे उस जानवर ने बॉक्स को छोड़ दिया। मिसुन किसी तरह बॉक्स को अपने पास ले आती है और ठीक तभी वो जानवर पानी में इतनी जोर से उछलता है कि बाहर का पानी मिसुन के रूम के अंदर तक आ जाता है। इससे मिसुन समझ जाती है कि शायद बड़े बड़े समुद्री जीव अब शहर में आ चुके हैं। अब मिसुन उस बॉक्स को खोलकर देख रही थी कि उसके अंदर क्या है। वो देखती है कि बॉक्स की ज्यादातर चीजें कचरा थी, लेकिन उसी के अंदर उसे एक शराब की बोतल मिल जाती है। उस बोतल के अलावा वहाँ कोई और काम की चीज नहीं थी, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो फिर से छत की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में वो एक अंधेरे अपार्टमेंट की तरफ देखती है। शायद वहाँ उसकी कोई पुरानी याद जुड़ी हुई थी। कुछ देर बाद वो छत पर पहुंचती है और उसे महसूस होता है कि उसके हाथ का दर्द बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उस जानवर ने इतनी ताकत से बॉक्स को खींचा था कि उसका हाथ बुरी तरह कट गया था। हाथ का दर्द कम करने के लिए मिसुन उस शराब की बोतल से अपने कटे हुए हिस्से पर शराब डालने लगती है ताकि शायद दर्द में कुछ राहत मिले। फिर वो एक कपड़े से उस चोट पर पट्टी बांध लेती है। ठीक तभी उसे दूर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अपनी दूरबीन से चेक करती है तो देखती है कि 2 जहाज इसी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। दरअसल वो जहाज लुटेरों के थे, जो शहर के अलग अलग कोनों में घूम घूम कर लोगों से उनका खाना, पानी और सारा जरूरी सामान छीन लेते हैं। मिसुन देखती है कि उन्होंने पहले ही कुछ बिल्डिंग्स पर हमला कर दिया है। इसी बीच मिसुन की बगल वाली बिल्डिंग से एक आदमी उसे दूरबीन से देख रहा था। मिसुन यह देखकर डर के मारे छुप जाती है, क्योंकि उसे लगा कि छत पर मौजूद वो शख्स शायद उसी डाकू गैंग का हिस्सा है और अब वो उसे ही टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मिसुन जल्दी से छत से अपने कमरे में आ जाती है और अपनी सारी जरूरी चीजें छुपा देती है। उसके पास जितना भी कचरा और कूड़ा था वो उसे कमरे में चारों तरफ फैला देती है ताकि डाकुओं को लगे कि यहाँ गंदगी के सिवा और कुछ नहीं है। इसके बाद वो फर्श पर धूल मिट्टी भर देती है ताकि जगह ऐसी दिखे जैसे सालों से वीरान पड़ी हो और यहाँ किसी इंसान का आना जाना न हो। इतना सब करने के बाद वो खुद एक जगह छुप जाती है। कुछ ही देर में वो डाकू मिसुन की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और आसपास की हर जगह चेक करने लगते हैं। तभी अचानक मिसुन गोलियों की आवाज सुनकर चौंक जाती है। दरअसल डाकू ये पक्का करना चाहते थे कि यहाँ कोई है या नहीं, क्योंकि उनके गैंग के एक मेंबर ने किसी चीज को हिलते हुए देखा था। उसे लगा था कि वहाँ कोई छुपा है, क्योंकि उसी ने छत से मिसुन को देख लिया था और सबको यहाँ लेकर आया था। लेकिन उसकी ये बात गलत
गलत साबित होती है, इसलिए बाकी सबको लगता है कि शायद उसे कोई वहम हुआ है। इसके बाद वो पूरी बिल्डिंग को अच्छे से छान मारते हैं, पर उन्हें वहाँ न खाना मिलता है और न ही पानी, क्योंकि मिसुन ने सब कुछ बहुत चालाकी से छुपाया था। थोड़ी देर बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं, जिससे मिसुन की जान में जान आती है। मिसुन ने उन डाकुओं के बीच एक 15 साल के बच्चे को देखा था, जिसे देखकर उसे अपने पास्ट की याद आ जाती है, जब वो अपनी छोटी बहन के साथ बहुत मजे करती थी। असल में मिसुन अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी, हालांकि वो उसकी सौतेली बहन थी, फिर भी दोनों मिलजुल कर रहते थे। मिसुन उसे अपने बच्चे की तरह मानती थी। डाकुओं के जाने के बाद मिसुन बाहर आती है और उसे एक और बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स में शराब की एक और बोतल ढूंढ रही थी, ताकि उसे पीकर थोड़ा वक्त गुजार सके, लेकिन वहाँ कूड़े कचरे के अलावा कुछ नहीं था। काफी देर ढूंढने के बाद मिसुन को बॉक्स के एकदम नीचे कुछ खाने का सामान मिलता है, जिसमें कुछ आधे सड़े हुए फल और एक जेली का जार था। मिसुन जेली को टेस्ट करती है और देखती है कि वो एकदम फ्रेश है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। मगर उसी वक्त उसकी नजर सामने पड़ती है, जहाँ एक छोटा बच्चा एक बॉक्स के अंदर तैर रहा था। मिसुन को लगता है कि शायद बच्चा मर चुका है, इसलिए वो उसके पास नहीं जाती और अपना सामान ढूंढने में लगी रहती है। जब मिसुन इन सब कामों में बिजी थी, तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बिल्डिंग में कोई आया है। असल में वो एक सर्वाइवर था और मिसुन ने अपनी सीक्रेट जगह पर जो खाना छुपा रखा था, वो वहाँ आकर वही खाना चुरा रहा था। इधर मिसुन जैसे ही उसे कुछ बोलने वाली होती है, तभी उसे दिखता है कि वो आदमी अंधा है। मिसुन फिर उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे लगता है कि एक अंधे इंसान के लिए सर्वाइव करना उसकी अपनी लाइफ से कहीं ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मिसुन उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। इसके बाद उस रात जब वो सोने जा रही थी, तभी उसे फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन चेक करने पर वहाँ कोई नहीं मिलता। मिसुन अपना मुंह धोकर फिर से सोने की कोशिश करती है, पर उसे फील हो रहा था कि यहाँ कोई तो है, इसलिए उसने वहाँ एक साबुन रख दिया, ताकि अगर कोई आए तो फिसल जाए और वो उसे पकड़ सके। कुछ ही देर बाद जैसे ही आहट होती है, मिसुन वहाँ पहुँचती है और उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। ये वही बच्ची थी जिसे आज सुबह मिसुन ने बॉक्स के अंदर तैरते हुए देखा था, यानी वो जिंदा थी। मिसुन बच्ची को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बच्ची उसे चोट पहुंचाकर वहां से भाग जाती है। वो एक दूसरे कमरे में पहुंचती है। उसके हाथ में मिसुन की ही एक लालटेन थी, यहाँ तक कि उसने मिसुन की बहुत सारी मोमबत्तियां भी चोरी कर ली थी। वहाँ कुछ और चीजें ढूंढते हुए वो एक सीक्रेट दरवाजे के पास पहुंच जाती है, जिस पर ताला लगा हुआ था और मिसुन ने उस दरवाजे को कभी नहीं खोला था। जैसे ही वो वहाँ से खाना लेने वाली होती है, उसे फिर से मिसुन की आवाज आती है और वो भाग निकलती है। मिसुन उस बच्ची को हर जगह ढूंढती है, पर जब वो कहीं नहीं मिलती तो वो चुपचाप जाकर सो जाती है। उस रात वो सपने में अपनी पुरानी यादें देख रही थी, जब वो अपनी छोटी बहन के बर्थडे के लिए कपड़े खरीदने गई थी। उसके साथ उसकी एक सहेली भी थी और मिसुन उसे बता रही थी कि वो बहुत जल्द अपना घर छोड़कर चली जाएगी, ताकि अपने मम्मी पापा से दूर रह सके। यहाँ हमें समझ आता है कि शायद मिसुन की अपने घर वालों से बहुत ज्यादा पटती नहीं थी। अगली सुबह जब मिसुन की नींद खुलती है, वो अपनी सीक्रेट जगह से खाना लेने आती है, लेकिन यहाँ आकर वो देखती है कि उसका काफी सारा खाना चोरी हो चुका है। उसे समझ आ जाता है कि ये उसी बच्ची का काम है। वो उसे ढूंढने निकलती है और काफी मशक्कत के बाद उसे वो बच्ची मिल जाती है, लेकिन वो सो रही थी। बच्ची को देखकर मिसुन को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती और खाना पकाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बच्ची की नींद खुलती है और जब उसे वहाँ मिसुन नहीं दिखती, तो वो फिर से बिल्डिंग में खाना ढूंढने लगती है। काफी देर तलाश करने के बाद बच्ची को वहाँ मिसुन और उसकी बहन की एक पुरानी फोटो मिल जाती है। लड़की जब उस फोटो को देख रही थी, तभी मिसुन वहाँ आ जाती है। मिसुन को देखते ही बच्ची डर के मारे फिर से भाग खड़ी होती है। मिसुन जल्दी जल्दी उन फोटोज को वापस छुपा देती है, लेकिन इस हड़बड़ी में एक फोटो बाहर ही गिर जाती है और मिसुन का ध्यान उस पर नहीं जाता। वो लॉकर बंद करके अपने खाना पकाने के काम में लग जाती है। खाना तैयार होने के बाद वो उस बच्ची के पास जाती है और उसका डर दूर करके उसे अपने साथ ले आती है। दरअसल इस बच्ची को देखकर मिसुन को अपनी बहन की याद आ रही थी। वो बच्ची को खाना खाने के लिए देती है। उसी वक्त उसे अपनी बहन के उस बर्थडे की याद आती है, जब उसके मम्मी पापा ने उसकी छोटी बहन को एक नेकलेस गिफ्ट किया था। लेकिन मिसुन इस बात से जरा भी खुश नहीं थी। वो अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स उससे ज्यादा उसकी छोटी बहन को प्यार करते हैं और उसे हमेशा इग्नोर करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो अपनी बहन से प्यार नहीं करती थी, वो उसे बहुत चाहती थी, पर वो बस इतना चाहती थी कि उसके घर वाले उस पर भी ध्यान दे। और जो नेकलेस छोटी बहन को दिया गया था, खानदानी रिवाज के हिसाब से वो घर की बड़ी बेटी यानी मिसुन को मिलना चाहिए था, लेकिन उसके घर वाले उसे इतना कम आंकते थे कि उन्होंने रिवाज तोड़कर वो नेकलेस छोटी बेटी को दे दिया। इसी बात पर मिसुन का अपने परिवार से काफी झगड़ा हुआ और वो घर छोड़कर चली गई। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि जिस नेकलेस को लेकर झगड़ा हुआ था, वो नेकलेस अब मिसुन के गले में ही है। इधर वो छोटी बच्ची एकदम खामोश बैठी थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी। मिसुन जब उसे खाना देने आती है, तब भी वो कुछ नहीं बोलती। मिसुन समझ जाती है कि शायद इस बच्ची ने अपने परिवार को खो दिया है और वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। मिसुन उसे दिलासा देती है और समझा बुझाकर खाना खिलाती है। खाना खत्म होने के बाद मिसुन उसके लिए एक बहुत प्यारा सा बिस्तर भी तैयार कर देती है और उसे वहाँ चैन से सोने के लिए कहती है। लेकिन बच्ची दूर खड़ी होकर बस बिस्तर को देखती रहती है, सोती नहीं है। असल में वो अब भी मिसुन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आज की इस दुनिया में हर कोई बहुत मतलबी हो चुका है। अगली सुबह देखा जाता है कि वो छोटी बच्ची मिसुन की वो सारी चीजें वापस कर देती है जो उसने चोरी की थी। मिसुन ये देखकर बच्ची से बहुत खुश होती है। इसके बाद वो बच्ची को छत पर ले जाती है और वहाँ उसके लिए नूडल्स बनाती है। फिर वो दोनों साथ बैठकर नूडल्स खाते हैं। धीरे धीरे बच्ची का भरोसा मिसुन पर बढ़ने लगा था। मिसुन जिस तरह से खाना खा रही थी, बच्ची भी उसे देखकर वैसे ही खाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस चक्कर में नूडल्स उसके मुंह पर ही गिर जाते हैं, जिसे
देखकर मिसुन हंस पड़ती है। मिसुन फिर बच्ची से उसका नाम पूछती है तो वो बताती है कि उसका नाम अहिमी है। इसी तरह हंसी मजाक में उनका पूरा दिन बीत जाता है और उस रात हिमी मिसुन के बनाए हुए बिस्तर पर सो जाती है। मिसुन भी उसके पास ही सोई हुई थी। इधर वो छोटी बच्ची धीरे धीरे रो रही थी ताकि मिसुन को पता न चले, लेकिन कुछ ही देर में मिसुन का ध्यान उस पर चला जाता है। मिसुन पूछती है, हिमी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन हिमी कुछ नहीं बोलती। मिसुन उसे समझाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि इस उम्र में तुम जिस हालात से गुजर रही हो उसमें तुम्हारा रोना नॉर्मल है। तुमने इतनी छोटी उम्र में अपनी पूरी फैमिली खो दी और अकेले सर्वाइव कर रही हो, पर यह साबित करता है कि तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो। तुम्हें अपने मन में हिम्मत रखनी होगी, तभी तुम सर्वाइव कर पाओगी। हिमी तब उसे बताती है, दरअसल मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं रो रही, मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए रो रही हूँ। मुझे दिल से यकीन है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है, इसलिए मैं हर जगह उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। और पता है, मैंने अपनी माँ को ढूंढने के लिए एक नाव भी बनाई है। उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। इसके बाद हिमी और मिसुन दोनों वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह मिसुन हिमी को लेकर फिर से छत पर जाती है और अपने रोज के काम करने लगती है। जब मिसुन अपने काम में बिजी थी, हिमी छत पर लगे दरवाजे से खेल रही थी, पर खेलते खेलते उससे एक बड़ी गलती हो जाती है। उसकी वजह से छत का वो दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। मतलब अब वो तब तक छत से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कोई अंदर से दरवाजा न खोल दे। मिसुन ये देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि उनकी सारी जरूरी चीजें और खाना बिल्डिंग के अंदर ही था। लेकिन हिमी उसे शांत रहने को कहती है और एक कील की मदद से दरवाजे का लॉक बहुत आसानी से खोल देती है। मिसुन ये देखकर हैरान रह जाती है और हिमी को समझाती है कि वो आगे से कभी ऐसा न करे। अब वो खुद जाकर अपने खाना पकाने के काम में लग जाती है। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि उसके गले में जो नेकलेस था वो अब वहाँ नहीं है। ऊपर से ठीक उसी वक्त उसे बाहर से कुछ आहट सुनाई देती है। वो दूरबीन से चेक करती है तो देखती है कि वही डाकू गैंग फिर से इसी तरफ आ रहा है। इसलिए वो तुरंत हिमी को लेकर बिल्डिंग की उस छुपने वाली जगह पर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो देखती है कि डाकू चले गए हैं तो वो हिमी के साथ बाहर आती है। मिसुन अब हिमी को नहला रही थी। हिमी तब मिसुन से कहती है कि उन्हें इस बिल्डिंग से भाग जाना चाहिए क्योंकि शायद ये जगह डाकुओं की नजर में आ चुकी है। लेकिन मिसुन उसे बताती है कि वो चाहकर भी ये घर छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि इस घर से उसका एक खास लगाव हो गया है। ये उसका अपना घर है और अब ये घर ही उसके लिए उसकी फैमिली जैसा है, इसलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद मिसुन बच्ची से पूछती है, क्या तुमने मेरा नेकलेस लिया है? बच्ची उसे बताती है कि उसने नेकलेस नहीं लिया है। हिमी इस बात पर मिसुन से बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगा कि मिसुन उस पर शक कर रही है। वो गुस्से में अपना कुछ सामान लेकर मिसुन से अलग रहने लगती है। हालांकि मिसुन ने कई बार उसे मनाने की कोशिश की पर हिमी उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मिसुन देखती है कि उसने एक सीक्रेट जगह पर जो पानी जमा करके रखा था वो चोरी हो गया है क्योंकि वहाँ पानी नहीं था। मिसुन बहुत टेंशन में आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे हिमी से पता चलता है कि हिमी ने वो सारा पानी खर्च कर दिया है। उसने वो पानी सफाई के काम में इस्तेमाल किया था। इस वाकये से मिसुन को अपने पास्ट का एक और फ्लैशबैक याद आता है जब वो अपने परिवार के साथ घर पर थी। उस वक्त टीवी पर न्यूज आ रही थी कि उनके पड़ोस के शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिससे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। लेकिन ऐसे हालात में भी मिसुन की माँ उसकी शादी कराने के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, जिसकी वजह से उस दिन भी उसका अपनी माँ से झगड़ा हुआ था। मगर उसी रात वो सबसे बड़ा हादसा हो गया जो 5 साल पहले हुआ था और उसी सुनामी में मिसुन की पूरी फैमिली खत्म हो गई। सिर्फ वही अकेली बच पाई थी। अगली सुबह जब मिसुन की आंख खुलती है तो वो हिमी को देखकर गलती से अपनी छोटी बहन समझ बैठती है। फिर वो देखती है कि हिमी वहाँ लाइट जलाने जा रही है पर मिसुन उसे तुरंत मना कर देती है। वो उसे बताती है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ है और इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब हिमी यहाँ मिसुन से उस खास कमरे के बारे में पूछती है। मिसुन उसे बताती है कि वो कमरा कूड़े कचरे से भरा पड़ा है और वहाँ से बहुत बदबू आती है, इसीलिए उसे लॉक करके रखा है। इसके थोड़ी देर बाद हिमी को वहाँ मिसुन का वो रेडियो मिल जाता है। जैसे ही वो रेडियो चालू करती है उसमें एक सिग्नल मिलता है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा था। मैसेज में कहा जा रहा था कि अगर आसपास कहीं भी आप लोग जिंदा हैं तो गुंजन नाम की जगह पर हमारे पास आ जाइए। हमने यहाँ सर्वाइवर्स के लिए शेल्टर बनाया है जहाँ काफी खाना, पानी और दवाइयाँ मौजूद हैं और आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। ये सुनकर हिमी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसकी माँ भी वहीं होगी और वहाँ जाकर वो लोग अच्छे से रह पाएंगे। वो दौड़कर मिसुन के पास जाती है और उसे ये बात बताती है। मिसुन ये सुनकर जरा भी हैरान नहीं होती क्योंकि उसे इस शेल्टर के बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन उसने कभी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि गुंजन शहर किस तरफ है और वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। इसके अलावा उसके पास कोई बोट भी नहीं थी जिससे वो वहाँ जा सके। हिमी वहाँ जाने की जिद करने लगती है पर मिसुन उसे समझाती है कि वो लोग यहीं ठीक हैं। वो कहती है कि बाहर पानी में शार्क जैसे कई खतरनाक जानवर हैं और अगर गलती से भी पानी में गिर गए तो बचने का कोई चांस नहीं है। मिसुन कहती है कि वो जैसे है वैसे ही रहना चाहती है। ये सुनकर हिमी का मन बहुत खराब हो जाता है। वो मिसुन से कहती है, तुम इतनी डरपोक क्यों हो? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, इसीलिए तुम अब तक यहाँ कैद हो। इतना कहकर हिमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। काफी देर तक जब हिमी की कोई आहट नहीं मिलती तो मिसुन अंदर जाकर देखती है कि हिमी कूड़े कचरे की मदद से एक छोटी सी नाव जैसा कुछ बना रही है और उसने एक बंदूक भी जुगाड़ कर ली है क्योंकि वो इसी के सहारे गुंजन जाना चाहती है। मिसुन को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो हिमी से सारा सामान छीन लेती है। वो उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही बहादुर हो? मैंने ये सब 5 साल पहले ही ट्राई कर लिया है और हर बार फेल हुई हूँ क्योंकि बिना किसी प्रॉपर नाव के वहाँ पहुँचना नामुमकिन है, इसलिए ये सब सोचना छोड़ दो। अगली सुबह जब हिमी सो रही थी तब मिसुन उसे जल्दी से जगाती है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद बारिश आई थी। इसके बाद वो दोनों मिलकर उनके पास जितने भी बोतल थे उन सब में जितना
जितना हो सके पानी जमा करने लगे। बोतलों के साथ साथ उन्होंने हांडी, बर्तन, बाल्टी और कटोरों में भी पानी इकट्ठा कर लिया। इतनी बड़ी तादाद में साफ पानी पाकर उन दोनों का मन बहुत खुश हो गया। कुछ देर बाद हिमी जब एक जगह बैठी थी तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर पड़ी जहाँ मिसुन का वो लॉकेट पड़ा था जिसे वो ढूंढ रही थी। इधर मिसुन को वहाँ अपनी और अपनी छोटी बहन की वो फोटो मिल जाती है जिसे देखकर वो अपनी बहन की याद में काफी उदास थी, पर हिमी उसे देखकर मिसुन को दिलासा देती है। उस रात जब मिसुन सोने जाती है तो उसे महसूस होता है कि उसके तकिए के नीचे कुछ है। चेक करने पर उसे वहाँ अपना वही नेकलेस मिलता है। वो ये देखकर काफी हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि हिमी ने इसे ढूंढकर उसके बिस्तर के पास रख दिया है। अब उसे हिमी के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने बिना वजह हिमी पर शक किया था और उसके साथ काफी बुरा बर्ताव भी किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। इन बातों को सोचकर मिसुन काफी शर्मिंदा होती है। इसके बाद वो हिमी के पास जाकर छत पर बैठकर उससे बातें करती है। अगली सुबह देखा जाता है कि मिसुन अब खुद एक बोट बनाने की कोशिश कर रही है। उसने पूरी बिल्डिंग से अलग अलग चीजें इकट्ठा की और कड़ी मेहनत के बाद किसी तरह एक बोट तैयार कर ली। फिर वो हिमी को सरप्राइज देने के लिए वहाँ ले आती है। हिमी जब उस बोट को देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद मिसुन को फिर से अपने पास्ट का एक फ्लैशबैक याद आता है जब उसकी छोटी बहन ने उसे उदास देखकर वो नेकलेस उसे पहनने के लिए दिया था और कहा था कि वो इसे बाद में वापस ले लेगी। लेकिन नेकलेस वापस लेने से पहले ही उस रात सुनामी आ गई जिसकी वजह से मिसुन अपनी बहन को वो नेकलेस कभी लौटा नहीं पाई और इस बात का उसे बहुत अफसोस था। इसलिए मिसुन वो नेकलेस लेकर हिमी के पास जाती है और उसे गिफ्ट कर देती है क्योंकि हिमी में उसे अपनी छोटी बहन की झलक दिखती है। हिमी इससे बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह से ही वो दोनों अपने काम में जुट जाते हैं। वो अपना सारा जरूरी सामान इकट्ठा करके बोट में सेट कर रहे थे क्योंकि वो बहुत जल्द यहाँ से निकलने वाले थे। हिमी बड़े मजे से काम कर रही थी और हेडफोन लगाकर अपना फेवरेट गाना सुन रही थी, लेकिन गलती से उसका हाथ लगने की वजह से रेडियो से हेडफोन निकल जाता है जिससे पूरी बिल्डिंग में बहुत तेज आवाज में गाना बजने लगता है। हिमी और मिसुन बुरी तरह डर जाते हैं और तुरंत गाना बंद करते हैं क्योंकि अगर डाकुओं ने ये आवाज सुन ली तो वो सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे। मिसुन तब छत पर जाकर अपनी दूरबीन की मदद से आसपास चेक करने लगती है कि कहीं वो डाकू गैंग तो नहीं आ रहा। मिसुन देखती है कि डाकू उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने गाने की आवाज सुन ली थी। उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ कोई न कोई इंसान जरूर है। मिसुन फौरन हिमी को लेकर अपना सारा जरूरी सामान छुपाने लगती है, लेकिन वहाँ दोनों के एक साथ छुपने की कोई खास जगह नहीं थी। इसलिए मिसुन हिमी को एक क्लोसेट के अंदर छुपा देती है और उसे बिल्कुल चुप रहने को कहती है। इसके बाद वो खुद दौड़कर उस कमरे में चली जाती है जो हमेशा ताले में बंद रहता था और वहाँ किसी तरह छुप जाती है। कुछ ही देर में वो डाकू गैंग वहाँ पहुंच जाता है। अब उन्हें पूरा यकीन था कि यहाँ कोई न कोई है, इसलिए वो वहाँ की हर चीज तहस नहस करने लगते हैं। वो पूरी बिल्डिंग के कोने कोने की तलाशी शुरू कर देते हैं। वहाँ उन्हें मिसुन और उसकी बहन की कुछ फैमिली फोटोज मिलती हैं जिससे उन्हें पक्का हो जाता है कि यहाँ कोई न कोई तो रह रहा है। वो मिसुन का सारा सामान तोड़ फोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद डाकुओं में से एक आदमी उसी कमरे में घुसता है जहाँ मिसुन छुपी हुई थी। कमरे में घुसते ही उसे बहुत गंदी बदबू आती है, इसलिए वो और गौर से देखने लगता है। जब वो वहाँ पड़ा एक कपड़ा उठाता है तो देखता है कि वहाँ कुछ लाशें पड़ी हैं जो सड़ गल चुकी हैं और बदबू फैला रही हैं। ये सब देखकर उस आदमी की हालत खराब हो जाती है। इधर मिसुन को अच्छे से समझ आ रहा था कि यहाँ कोई आ चुका है, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके मुंह से कोई आवाज न निकले इसके लिए वो अपने पास्ट की बातें सोचने लगती है। जब शहर में पूरी तरह सुनामी आ गई थी और वो अपनी बहन को लेकर बाकी लोगों के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त शहर में इतनी भीड़ थी कि कुछ लोग तो पैरों के नीचे दबकर ही मर गए, जबकि कईयों को सुनामी बहा ले गई। लेकिन उस दिन मिसुन किसी तरह अपनी बहन को लेकर दौड़ते हुए इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर पहुंच गई थी। इधर डाकुओं को मिसुन की सीक्रेट जगह से काफी सारा खाना मिल जाता है। इसी बीच उनकी टीम का वो 15 साल का लड़का उसी क्लोसेट के पास पहुंच जाता है जहाँ हिमी छुपी हुई थी। वो वहाँ बड़े ध्यान से चेक करता है और आखिर में उसे हिमी मिल जाती है, जिसके बाद वो डाकू हिमी को बंदी बना लेते हैं। इधर मिसुन हिमी की चीखें सुनकर समझ जाती है कि डाकू गैंग ने उसे पकड़ लिया है। ये सुनते ही उसे फिर से अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है जब वो भागते हुए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रही थी। उस बिल्डिंग में भी लोगों की भारी भीड़ थी और उसी अफरा तफरी में मिसुन की बहन उससे बिछड़ गई थी। जब तक मिसुन छत पर पहुंची तब तक बिल्डिंग का काफी हिस्सा पानी में डूब चुका था। अब हिमी को बचाने के लिए मिसुन पूरी हिम्मत जुटाकर डाकुओं के सामने आ जाती है और उनसे हिमी को छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन डाकू उसकी एक नहीं सुनते, बल्कि वो सब मिसुन को गलत नजर से देखने लगते हैं। उनमें से एक आदमी तो मिसुन को बांध देता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका लीडर उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये सब बाद में भी हो सकता है, अभी बहुत काम बाकी है। इसलिए वो मिसुन और हिमी को फिलहाल कुछ नहीं करते और उन्हें अपनी बोट पर ले जाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। यहाँ तक कि वो मिसुन का सारा खाना और पानी भी अपनी बोट में भर लेते हैं। बोट पर एक आदमी हिमी को डरा रहा था, जिससे हिमी डर के मारे रोने लगती है। ये मंजर देखकर मिसुन को बहुत बुरा लगता है। हिमी को देखकर उसे बार बार अपनी उसी छोटी बहन की याद आ रही थी जिसे उसने सुनामी में खो दिया था, लेकिन इस बार वो पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहती थी। उसने भले ही अपनी बहन को खो दिया हो, पर वो हिमी को कभी खोने नहीं देगी। मिसुन अब उन पर हमला करने का प्लान बना रही थी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी मिसुन के पीछे खड़ा एक आदमी रस्सी के सहारे उसे खींचकर पानी में गिरा देता है और खुद भी उसके ऊपर झपट पड़ता है। वो पानी में मिसुन का गला घोंटकर उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन किस्मत से मिसुन की नजर वहां पड़ी एक टूटी हुई सीडी कैसेट पर पड़ती है। वो किसी तरह उस कैसेट को हाथ में लेती है और उससे उस आदमी पर वार कर देती है, लेकिन इससे उस आदमी का कुछ खास नुकसान नहीं होता, बल्कि वो और भी ज्यादा भड़क जाता है। अब वो मिसुन को पानी के अंदर दबोच लेता है और उसे डुबाने की कोशिश करता है, पर मिसुन हार
हार नहीं मानती। वो किसी तरह घिसटते हुए उस आदमी के साथ एक खास जगह पर पहुंचती है जहां उसने एक बंदूक देखी थी। वो तुरंत बंदूक उठाकर उस डाकू को गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर बाकी सभी डाकू वहां आ जाते हैं, लेकिन तब तक मिसुन छुप चुकी थी। वो लोग पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। तभी एक गार्ड को दूर से मिसुन के रोने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में जाता है, पर असल में ये मिसुन का बिछाया हुआ एक जाल था। मिसुन वहां एक धारदार हथियार लेकर घात लगाए बैठी थी और जैसे ही वो डाकू अंदर आता है, मिसुन उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। इसी तरह वो अपने जाल में फंसाकर कई डाकुओं को मार गिराती है। अब वो हाथ में चाकू लेकर अपना रेडियो ढूंढने निकलती है, क्योंकि अगुंजन पहुंचने के लिए रेडियो बहुत जरूरी है। उसी से उन्हें वहां की सही लोकेशन और खबरें मिलेंगी। रास्ते में कुछ और डाकू उसे घेरने की कोशिश करते हैं, पर मिसुन पहले से ही अलर्ट थी और वो सबको मौत के घाट उतार देती है। अभी भी कुछ डाकू जिंदा थे, पर मिसुन एक एक करके सबको ठिकाने लगा देती है। डाकू गैंग की एक लड़की जैसे ही मिसुन पर हमला करने बढ़ती है, मिसुन चालाकी से उसके शरीर पर तेल डालकर आग लगा देती है। दूसरी तरफ उनका लीडर अभी भी जिंदा था और वो सीधे मिसुन पर हमला कर देता है। काफी देर तक फाइट करने की वजह से मिसुन बहुत थक चुकी थी और लीडर उस पर भारी पड़ रहा था। वो लगातार मिसुन को चाकू से जख्मी कर रहा था। तभी मिसुन दिमाग लगाती है और कमरे की लाइट बंद कर देती है। अंधेरे का फायदा उठाकर वो लीडर के गले में छुरा घोंप देती है और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी गैंग का वो 15 साल का लड़का दौड़कर मिसुन पर हमला करने आता है। मिसुन फुर्ती से छत पर चली जाती है और जैसे ही लड़का उसके पीछे आता है, वो अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। अब वो लड़का छत पर ही फंस जाता है। वो डर के मारे रोने लगता है और मिसुन से मिन्नतें करता है कि उसे अकेला न छोड़े। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लड़के की हालत देखकर मिसुन को उस पर तरस आता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलने वाली होती है, तभी वो लड़का गुस्से में वहां गोलियां चलाने लगता है। मिसुन समझ जाती है कि ये लड़का सुधरने वाला नहीं है और बाहर आते ही उन पर हमला करेगा, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चली आती है। अब सिर्फ एक डाकू बचा था जो हिमी की रखवाली कर रहा था। मिसुन उसे मारने का प्लान बनाती है, पर चूंकि उसके पास गन थी, इसलिए पास जाना खतरनाक था। मिसुन अपनी खिड़की वाले हुक को, जिससे वो सामान खींचती थी, एक तीर की तरह इस्तेमाल करती है। वो निशाना साधकर उसे चलाती है, पर टारगेट मिस हो जाता है। डाकू समझ नहीं पाता कि हमला किधर से हुआ। इसी बीच हिमी उसे जोर से धक्का देती है, लेकिन गिरते वक्त वो डाकू हिमी को भी पकड़ लेता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। डाकू तैरकर बोट की तरफ भागने की कोशिश करता है। तभी पानी के अंदर से एक विशाल समुद्री जीव निकलता है और उसे जिंदा निकल जाता है। मिसुन कड़ी मेहनत के बाद हिमी को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। अब वो वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहते थे। डाकुओं की बोट पर पहले से ही काफी खाना और पानी था, इसलिए उन्हें अब कोई फिक्र नहीं थी। वो उसी बोट और रेडियो को लेकर रात में ही गुंजन के लिए निकल पड़ते हैं। मिसुन बोट पर चैन की नींद सोती है और अगली सुबह उठते ही रेडियो से लोकेशन ट्रैक करती है। जैसे ही वो सामने देखते हैं, उन्हें दूर से गुंजन शहर और वहाँ बने शेल्टर दिखाई देते हैं। ये देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उन्हें खौफ के साए में या कैद होकर नहीं जीना पड़ेगा। अब वो सबके साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।